जय हिंद दोस्तों, मैं राम सर आर्मी क्राउन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग अग्निवीर के 30 प्रश्नों के साइंस सेट को कवर करने वाले हैं। आज का सेशन बिल्कुल जबरदस्त होगा, आप लोग इन तक बने रहिए। पहला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। आज का पहला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह क्वेश्चन दो प्रकार से पूछता है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि या पूछेगा सबसे छोटी ग्रंथि। तो दोस्तों इन दोनों के विषय में हम लोग आज बात करेंगे। क्वेश्चन यही है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि, ब्रिक, थायराइड और यकृत। तो आप लोग फटाफट फटाफट इसका जवाब देंगे फ्रेंड्स। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी को क्लिक किया है यकृत, लीवर, उनका बिल्कुल परम सत्य जवाब है। फ्रेंड्स लीवर का जो कार्य है यह भोजन का पाचन करता है और पित्त का निर्माण करता है। भोजन का पाचन और पित्त का निर्माण, और इसके साथ साथ ये बहुत सारा कार्य करता है। यह फैट को कंट्रोल करता है और शुगर को भी क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि हो गई आपकी यकृत। और आपसे सबसे छोटी पूछे फ्रेंड्स तो पिट्यूटरी क्या है, ये सबसे छोटी ग्रंथि है, याद रखेंगे ये सबसे छोटी ग्रंथि है। कौन सा, पिट्यूटरी। इसको फ्रेंड्स पीयूष ग्रंथि या पीयूषिका ग्रंथि भी कहते हैं। पीयूष ग्रंथि या पीयूषिका ग्रंथि भी कहते हैं, याद रखेंगे। और इसका एक बहुत अच्छा सा नाम है फ्रेंड्स, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, याद रखेंगे। क्या क्या बताएंगे आप लोग, इसे मास्टर ग्लैंड या मास्टर ग्रंथि भी इसको कहते हैं। और फ्रेंड्स याद रखेंगे इसका कार्य क्या है, यह हड्डियों के विकास को क्या करता है, नियंत्रित करता है। फ्रेंड्स ये बहुत ज्यादा छोटा होता है, ये इतना छोटा होता है कि मटर के दाने के बराबर। और फ्रेंड्स इसका वजन की बात करेंगे तो आप बताएंगे इसका जो वजन होता है ग्राम में होता है, वो होता है 0.6 ग्राम होता है सिर्फ। और ये कहाँ पाया जाता है, यह हाइपोथैलेमस ग्रंथि के बगल में पाया जाता है। अभी तक आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से जो क्लास होती है बिल्कुल कतई जहर। फ्रेंड्स यदि हम लोग बात करेंगे ब्रिक की, ब्रिक ब्रिक को ही क्या कहेंगे आप, किडनी कहेंगे। क्या कहेंगे, किडनी कहेंगे, याद रखेंगे आप लोग, इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। और किडनी का कार्य क्या होता है भाई साहब, यह क्या करता है, रक्त को छानता है और मूत्र मार्ग का निर्माण करता है। यानी यह रक्त को कण कणों में तोड़ कर क्या करता है, छानने का कार्य करता है। रक्त को क्या करता है भाई साहब, बताएंगे सर, छानने में कार्य करता है। फ्रेंड्स बात करेंगे थायराइड की। फ्रेंड्स थायराइड की तो फ्रेंड्स ये एक ग्लैंड है, समझ रहे हैं, ये जो कि मानव के गले में पाई जाती है। कहाँ, गले में। यदि सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। हम लोग मूव करेंगे अगला क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आए हुए हैं आपके। मछलियां किस अंग से सांस लेती है, नाक, त्वचा, गिल्स और मुंह। आप क्या बताएंगे फ्रेंड्स, जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी को क्लिक किया गिल्स, उनका बिल्कुल परम सत्य जवाब। फ्रेंड्स ये जो नाक की बात करें कि नाक से सांस लेता है कौन, मानव लेता है और बहुत सारे जानवर लेते हैं। और कुछ जानवर ऐसे हैं जो नाक का भी यूज करते हैं, त्वचा का भी यूज करते हैं और भाई साहब गिल्स का भी यूज करते हैं। हम आपको बताएं ऐसे में क्या है, आपका केचुआ है, केचुआ है। और क्या बताएंगे आप यहाँ पर, सर्प बताएंगे, नाग। ये सब क्या करते हैं, त्वचा से भी सांस लेते हैं, त्वचा से भी सांस लेते हैं और नाक से भी सांस लेते हैं और ये सब मुंह से भी सांस लेते हैं, याद रखेंगे। हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन स्तनियों के हृदय के कितने कोष्ठ होते हैं। स्तनी माने जिनके पास क्या हो, शरीर हो, तो उनके हृदय के भाई साहब 4 कोष्ठ होते हैं। मेरे शेरों, हिंदुस्तान की आन बान शान भारतीय थल सेना की एक जोरदार क्लास चल रही है, आप लोग जुड़े। प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादन का नाम क्या है, चार्ल्स डार्विन, लैमार्क, अरस्तु और हरगोबिंद खुराना। तो आप लोग फटाफट फटाफट इसका सही जवाब देंगे। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल परम सत्य जवाब होगा। फ्रेंड्स अगर बात करेंगे हम लोग लैमार्क का, तो लैमार्क ने लैमार्कवाद या जंतुओं के विकासवाद का सिद्धांत दिया था।
बी क्या बताएंगे आप लोग, जंतुओं के विकासवाद या आप लैमार्कवाद भी बताएंगे। विकासवाद, किसका विकास? आप कहेंगे जीव जंतु, जीव जंतु। अरस्तु की बात करेंगे तो फिर ये दार्शनिक पर सिद्धांत दिया था ये, इसके विषय में हम लोग जानते रहेंगे। क्योंकि देखेंगे ना, ये जो आपका फौज में जाने का सपना है भाई साहब, उसके लिए जुनून चाहिए, जुनून। यदि आप सही ट्रैक पर पढ़ाई कर रहे हैं तो बिल्कुल आपके सपने पूरे होंगे। बात करें फ्रेंड्स हम लोग ये हरगोविंद खुराना को फ्रेंड्स, तो इनको पहले पहले पहचानेंगे कि क्या इनको भाई साहब इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। अब कब मिला था? तो आप बताएंगे सर 1968 में मिला था। किस क्षेत्र में मिला था? इनको बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में मिला था। आगे चलेंगे हम लोग, मूव करेंगे। करा सर्वप्रथम कोशिका का पता किसने लगाया था? स्लाइडेन, रॉबर्ट हुक, स्वान और डार्विन ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परम सत्य होगा। बताएंगे रॉबर्ट हुक ने ही कोशिका का पता लगाया था। करा कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहते हैं? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भाई साहब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे क्योंकि यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा भाई साहब। कोशिका का शक्ति केंद्र जानते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, याद रखेंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात करेंगे हम लोग, लाइसोसोम। फ्रेंड्स ये लाइसोसोम क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक अम्लों का क्या करता है? या पाचन करता है। आप क्या बताएंगे? आप लोग बताएंगे कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद बताएंगे प्रोटीन, प्रोटीन का भी संश्लेषण करता है। समझ रहे हैं? प्रोटीन का संश्लेषण भाई साहब आपकी लीवर में होता है, लेकिन प्रोटीन का मुख्य पाचन कहाँ होता है? अमाशय में होता है। क्यों होता है? क्योंकि अमाशय में पेप्सिन नामक एंजाइम पाई जाती है, याद रखेंगे। तो आप लोगों को यदि सेशन अच्छा लग रहा है, मेरा टेक्निक अच्छा लग रहा है पढ़ाने का, तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करें और आप अपनी सफलता को मजबूत करें। आगे बढ़ेंगे हम लोग, मूव करें। क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करें, मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपसे पूछे पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, आप क्या बताएंगे भाई साहब? मस्तिष्क में पाए में आप बताएंगे। अगर आप बताएंगे कहाँ? गले में। तो गले में तो अभी हमने बताया भाई साहब, अभी हमने बताया कि गले में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, अभी अभी बताया। बताएंगे आप लोग? आप लोग भाई साहब आप लोग इसको बताएंगे कि अभी मैंने बताया ना। कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिसको आप लोग क्या करिए, अभी आप लोग प्रेजेंट ऑफ माइंड रखिए क्लास में कि चीजें क्या बताई जा रही हैं। मानव शरीर में आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, मानव शरीर में शुद्ध रक्त कहाँ कहाँ होता है? तो भाई देखिए, हृदय, फेफड़ा, वृक्क और धमनी। तो मानव शरीर में जो एकदम प्योर ब्लड का संचार होता है, क्या होता है भाई साहब? वो हृदय में होता है, याद रखेंगे। और यहाँ पर सीरा और धमनी की बात भी होती है। तो आप यहाँ बताएंगे धमनी में भाई शुद्ध और सॉरी धमनी और सीरा। तो धमनी में शुद्ध आपका रक्त बहता है और इस सीरा में थोड़ा सा अशुद्धि मिली रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि आपसे पूछे दोनों ऑप्शन है, हृदय, फेफड़ा, वृक्क, तो आप क्या बताएंगे? आप लोग हृदय में। आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नेक्स्ट। मानव शरीर में पसलियों की संख्या कुल कितनी है? ये तो क्वेश्चन ग्रुप डी में भी बार बार पूछा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा है। तो आप बताएंगे पसलियों की जो संख्या होती है भाई साहब वो होती है 24 होती है, 24। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इन सबको नोट कर सकते हैं अपने सिलेक्शन को मजबूत बनाने के लिए। त्वचा का रंग, अब देखिए ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो हर एक एग्जाम में, ये आपके सीजीडी में, ग्रुप डी में, यहाँ तक सीजीएल में भी इन सब क्वेश्चनों को पूछा जाता है कि त्वचा का रंग किसी कारण से बदलता है। तो आप यहाँ बताएंगे फेब्रोनोजन, हेपरिन, मेलानिन, आयरन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परम सत्य जवाब होने वाला है। मेलानिन की वजह से क्या होते हैं ये सब? त्वचा का रंग बदलता है, आदमी गोरा होता है, काला होता है, बारिश में कुछ और कलर हो जाता है। और यदि हम लोग यहाँ पर भाई साहब बात करेंगे फेब्रोनोजन की, तो ये जानते हैं ये क्या करता है? यह रक्त का थक्का जमाता है भाई साहब, रक्त का थक्का। आपको जब चोट वगैरह लग जाती है ना, तो क्या होता है? रक्त का बहाव बंद नहीं होता, समझ रहे हैं? तो वही बंद करने के लिए क्या होता है? फेब्रोनोजन ही क्या करता है? रक्त को जमाता है और वो बहने से कंट्रोल करता है।
बहाव पर। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? धड़कन कभी कभी क्या होती है, बढ़ जाती है। कहते हैं ना कि इनको दिल का दौरा भी आ जाएगा भाई साहब, यदि आपका धड़कन तेज हुई ना तो आपका हार्ट फेल हो जाएगा। बहुत विशाल काय या कुछ ऐसा एक्सीडेंट वगैरह देख लेने से धड़कनें क्या होती हैं, बढ़ जाती हैं। तो इनको कंट्रोल, इनको नियंत्रित कौन करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग एक लाइक जरूर करिएगा राम सर के लिए। तो आप क्या बताएंगे? पोटेशियम। हम लोग आगे बढ़ेंगे, मूव करें क्वेश्चन नेक्स्ट बात। जो जीवाणु के आकार में सबसे छोटे होते हैं कहलाते हैं। मैंने जो जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन उनका आकार सबसे छोटा होता है। आप बताएंगे, देखिए सभी क्वेश्चनों का जो चुनाव है भाई साहब बहुत खतरनाक किया गया है। आप बताएंगे आप लोग गोलाड़ू। आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करें। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत, ये तो ओल्ड इज गोल्ड, इसको आप कहेंगे ओल्ड इज गोल्ड। ये सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, समझ रहे हैं? ये खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। जो जितना खट्टा रहेगा उसमें उतना अधिक, भाई इमली तो और ज्यादा खट्टा होती है, लेकिन इमली में भी पाया जाता है, कम पाया जाता है। बट यहाँ पर आंवला जो है, आंवले में विटामिन सी सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी यदि आपके बॉडी में अगर फिट फॉर्म में है तो आपके बाल कभी भी सफेद नहीं होंगे, त्वचा आपका खूबसूरत रहेगा। स्किन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट विटामिन सी, यानी आपका बोल सकते हैं कि एक ब्यूटी विटामिन भी है, समझ रहे हैं? यहाँ पर ये संतरा में भी मिलेगा, नींबू में भी मिलेगा विटामिन सी, लेकिन सबसे ज्यादा आपको आंवला मिलेगा। हम लोग आगे बढ़ेंगे। पपीते के पीले रंग होने के कारण क्या है? भाई पहले तो हरा हो, तो हरा होता है, जब वो पकता है तो पीला हो जाता है। तो आपसे वही पूछ रहा है कि वह पीला कैसे होता है? लाइकोपीन से, कैरोटीन से, पाइपेन, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए को क्लिक किया है लाइकेन, उनका बिल्कुल सॉरी, हाँ लाइकोपीन, उनका बिल्कुल परम सत्य जवाब है फ्रेंड्स। समझ रहे हैं क्या है? लाइकोपीन। और फ्रेंड्स यहाँ पर बात करेंगे कैरोटीन। फ्रेंड्स कैरोटीन से क्या होता है? गाजर का रंग जो है अब गुलाबी हो जाता है, लाल हो जाता है। ठीक है, ये गाजर पर कंडीशन आपका यहाँ पर लागू होगा, गाजर। चलेंगे आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नेक्स्ट बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, करा किस अंग को आरबीसी का कब्र कहा? देखिए इतना बेहतरीन क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए ना क्वेश्चनों का जो चुनाव करते हैं ना, वो वही करते हैं हम जो आपके एग्जाम के लिए ओरिएंटेड हो, जो एग्जाम में आ सके। आप यहाँ पर यदि आप लोग क्वेश्चन नंबर 15 की बात कहेंगे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आरबीसी का जो कब्रिस्तान है, इसे आप कब्रगाह या कब्रिस्तान भी कहा जाता है। आप इसे बताएंगे प्लीहा। फ्रेंड्स प्लीहा में ही क्या होता है? आरबीसी का निर्माण होता है। आरबीसी इसे कहते हैं रेड ब्लड सेल, समझ रहे हैं? इसके माध्यम से शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है। याद रखेंगे आप लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यदि शरीर में आयरन की कमी हो जाती है तो आरबीसी कम बनता है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। यदि शरीर में आरबीसी की मात्रा कम है तो आपको नींद नहीं आएगी, बेचैनी होगी, बाल झड़ेंगे, बीमार रहेंगे, थकान महसूस होगा, बहुत सारी समस्याओं से आप घिर जाएंगे। यकृत की बात होती ही भाई हुई थी अभी ऊपर। यकृत में क्या होता है? सबसे बड़ी यह लीवर है, और इसका कार्य पाचन में काफी ज्यादा सहायक होता है। और भाई इसके विषय में मैंने अभी बताया। यकृत क्या करता है भाई? यकृत में, और यह बहुत सारे चीजों को कंट्रोल करता है। आपके शुगर को कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, और यकृत में पित्त का निर्माण भी होता है, समझ रहे हैं? और हृदय में बताया था, हृदय में क्या होता है भाई? इसमें क्या होता है? शुद्ध रक्त बहता है। समझ रहे हैं? आगे चलेंगे हम लोग, मूव करें क्वेश्चन नेक्स्ट बात करा। निम्न में किसने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था? भाई साहब विद्युत बल्ब आने से ही प्रकाश, माने रात में प्रकाश उत्पन्न हुई, समझ रहे हैं? उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। वे थे जे जे टॉमसन, वाटरमैन, राइट बंधु, थॉमस अल्वा एडिसन। बिल्कुल सही जवाब है भाई साहब, थॉमस अल्वा एडिसन ही थे जिन्होंने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था। ये इस प्रकार से विद्युत बल्ब होते हैं भाई साहब, और ये गोले भी होते हैं, समझ रहे हैं? कई शेप में आते हैं, और इनके अंदर कुछ इस प्रकार से ये एक टंगस्टन लगा रहता है, समझ रहे हैं? ये फिलामेंट बोलते हैं इसको, ये बने रहते हैं टंगस्टन के, जो क्या होते हैं भाई साहब? इंसुलेटर होते हैं।
और ये इसके अंदर अक्रिय गैसें भरी होती हैं भाई साहब, ठीक है, रेडान। जैसे ही यह हवा के संपर्क में यदि कहीं से हवा इसके अंदर आया ना, तो इसकी ये व्हाइट व्हाइट हो जाता है, ये ब्लास्ट कर जाता है। जे जे टॉमसन, तो भाई साहब इसने इलेक्ट्रॉन की खोज किया था, इलेक्ट्रॉन की। वाटरमैन की बात करेंगे तो इसने फाउंटेन पेन की खोज की थी भाई साहब, फाउंटेन पेन की। राइट बंधु की बात करेंगे तो इसने वही सब हवाई जहाज की खोज किया था इसने, हवाई जहाज। यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा है, आपको अपने सपनों में चार चांद लगाना है, तो आप आर्मी ग्राउंड से जुड़ें, अपनी मजबूती को परफेक्ट करें, अपनी तैयारी में और मजबूती लाएं। मरासमस रोग किसकी कमी के कारण से होता है? देखिए ऐसा क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम नए नए और बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चन है भाई साहब। ये सब आप इन सभी क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करें भाई साहब। अब कह रहा मरासमस रोग जो है, विटामिन, इंसुलिन, टॉक्सिन और प्रोटीन। भाई साहब मरासमस नामक रोग यानी आपके शरीर में विटामिन की कमी होगी तो क्या होगा? मरासमस नामक रोग आपको हो जाएगा। याद रखेंगे आप लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन नंबर ए आपको बिल्कुल परम सत्य जवाब है फ्रेंड्स। अब बात करेंगे इंसुलिन, इंसुलिन की कमी से आपको मधुमेह होगा। अब बात करेंगे मधुमेह क्या होता है सर? तो मधुमेह भाई साहब वही होता है जिसे कहते हैं गुड़ वाला रोग, यानी डायबिटीज हो जाएगा आपको। डायबिटीज यदि आपको हुआ तो बिल्कुल मानिए आपका जीवन पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। डायबिटीज होने से थकान महसूस होगा, मूवेटिंग होगा आपको, और यदि आप बीमार हो गए या किसी प्रकार से ऑपरेशन करवाना पड़ा शरीर का, तो ब्लड वगैरह खराब हो जाते हैं और वो घाव आपका सही से जल्दी पूरा नहीं हो पाएगा, समझ रहे हैं। ये टॉक्सिन की बात करेंगे, यह एक जहरीली पदार्थ है जो कि निवारण करती है शरीर में। और बात करेंगे प्रोटीन, प्रोटीन की कमी से शरीर का विकास क्या होता है? रुक जाता है। हाँ, आगे चलेंगे हम लोग, क्वेश्चन नेक्स्ट बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। कह रहा है मोनाजाइट किस धातु का अयस्क है? ये तो भाई बार बार आपके एग्जाम में आया हुआ है मोनाजाइट। मोनाजाइट आपके एग्जाम में बार बार हर बार आया हुआ है भाई साहब। मोनाजाइट लोहा, तांबा, थोरियम और क्रोमियम। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी को क्लिक किया है थोरियम, इनका बिल्कुल परम सत्य जवाब है भाई साहब। मोनाजाइट जो है थोरियम का अयस्क है। लोहा की बात है तो लोहा की बात भाई साहब हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, इसके कौन से हैं? कहेंगे सर हेमेटाइट है, और कौन है? मैग्नेटाइट है। ये क्या है? ये इसके अयस्क है, ये मैग्नेटाइट लोहे के अयस्क है। अगर हम लोग भाई साहब यदि हम लोग तांबा की बात करें, तांबा की आप बात करेंगे तो क्यूपराइट और पाइराइट से, कि ये सब चीजें आप लोगों को पढ़े होंगे कहीं ना कहीं आप लोग, यदि नहीं पढ़े होंगे तो आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। क्यूपराइट और पाइराइट्स ये क्या है भाई साहब? ये दोनों और यानी अयस्क है। किसके भाई साहब? कहेंगे साहब ये तांबा के हैं, पाइराइट्स। और भाई तांबा जो है ये बिजली के उद्योग में इसका बहुत अहम हाथ है। इसका यदि हम लोग मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे, यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट यानी पिघलन बिंदु की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो यह हो जाए 1024 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और फ्रेंड्स यहाँ पर यदि हम लोग बात करेंगे क्रोमियम, तो फ्रेंड्स ये खुद क्रोमियम अयस्क है, इसका यहाँ पर क्रोमाइट का, क्रोमाइट का। चलेंगे हम लोग आगे बढ़ेंगे, मूव करेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट करा, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसा कौन सा ग्रह है जो सूर्य के सबसे करीब है? तो क्या है वो भाई साहब? ऑप्शन नंबर सी बुध है, समझ रहे हैं। बुध ग्रह है, ये सबसे गर्म होना चाहिए पर ये सबसे गर्म नहीं है, क्योंकि सूर्य की जो टेम्परेचर बुध पर जब पड़ती है ना, तो क्या होता है इसके जो बुध के पास इसकी जो गैसों का आवरण है ना, क्या वो नष्ट हो चुका है पूरे तरीके से, सूर्य के ताप से ये खराब हो चुका है, इसलिए यहाँ पर कोई जीवन वगैरह कुछ है नहीं। और फ्रेंड्स एक रोचक बात बताते हैं हम आपको, यहाँ दिन में तो बहुत गर्मी होती है पर रात में उतनी ही ठंडी पड़ती है, इसलिए जीवन काल क्या है यहाँ पर? बिल्कुल असंभव, ना के बराबर। आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नेक्स्ट। अगला ही क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट, हाँ देखेंगे ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट, सभी क्वेश्चनों का चुनाव भाई साहब बहुत ज्यादा है। ये 30 क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, कम से कम यहाँ से 10-12 क्वेश्चन फंस जाएंगे। सिर्फ एक ही सेट की बात कर रहा हूँ मैं, डेंगू किसके कारण होने वाला रोग है भाई साहब? ये इसी बारिश के महीने में ही डेंगू रोग होता है, मच्छरों के काटने से। यदि आपके घर के ऊपर टायर वगैरह है जिसमें पानी है और
आपका ये जो कूलर में पानी छोड़े हैं आप लोग, उसको बिल्कुल साफ रखिए, ड्राई रखिए, डेंगू आपको नहीं होगा, वरना घर में ही डेंगू पनप जाएगा। तो जो डेंगू नामक रोग होता है फ्रेंड्स, वह वही पूछ रहा है कि वह विषाणु से होता है, वायरस से होता है, बैक्टीरिया यानी जीवाणु से होता है, कवक से होता है कि प्रोटोजोआ से होता है। तो ऑप्शन नंबर ए, जिन बच्चों ने विषाणु क्लिक किया है, वायरस, उनका बिल्कुल परम सत्य जवाब होगा भाई साहब। डेंगू जो है विषाणु विषाणु जनित रोग है, और किससे होता है? ये मच्छरों के काटने से होता है। किस मच्छर के काटने से होता है? आप बताएंगे मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। मादा एनाफ्लीज। और भाई इनके भी काटने का एक समय है, ये जो है शाम के वक्त ही काटेंगे, समझे, 3 बजे के बाद ही काटेंगे। और उसका भी एक रूप है, ये आपके जांग के नीचे जो ठुड्डा, जिसे आप ठुड्डा समझ रहे हैं ना आप लोग, ठुड्डा के नीचे ही आपको ये काटते हैं, जांग जांग से, जांग के नीचे। आगे चलेंगे हम लोग। विद्वत विद्वत बता रहे हैं भाई साहब, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? समय, तापमान, दूरी और ऊर्जा। तो भाई साहब प्रकाश वर्ष जो है दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परम सत्य जवाब होगा। आगे चलेंगे हम लोग। कर हवा में ध्वनि का वेग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई साहब ये क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओल्ड इज गोल्ड बार बार आता है और उतना ही ज्यादा है। अब पहली बात ध्वनि पूछ लेता है, ध्वनि कैसी तरंग है? तो आप बताएंगे ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है। इसके भी विषय में आप लोग जानते रहिए। ठीक है, ध्वनि के दाब पर, ध्वनि के चाल पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है, परंतु इसके ध्वनि के चाल पर भाई साहब किसका, आपके सर, ताप का प्रभाव पड़ता है। किसका? ताप का और आर्द्रता का प्रभाव पड़ता है। आर्द्रता का प्रभाव पड़ता है। ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परम सत्य जवाब होने वाला है। हम लोग मूव करने को नेक्स्ट की बात करें, दूध का, अच्छा दूध का, तो यहाँ पर होगा पीएच मान, थोड़ा सा यहाँ पर मिस हो गया है, पीएच वैल्यू पूछ रहा है कि दूध का पीएच मान क्या होगा? 7.4, 6.4, 7 और 6.9। तो बिल्कुल आपका जो परम सत्य जवाब होने वाला, दूध का पीएच मान बार बार पूछता है, आप बताएंगे 6.4। 6.4 क्या होता है भाई साहब? दूध का पीएच मान होता है, पीएच स्केल होता है एक, समझ रहे हैं? इससे क्या होता है, उसकी पीएच वैल्यू क्या होती है, ज्ञात होती है। पीएच वैल्यू, पीएच पीएच की जो पीएच वैल्यू की जो खोज किया है, सारेंस ने किया है, सारेंस सारेंस ने, या इसे साइलेंसर भी आप याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा। सारेंस ने खोजा है पीएच वैल्यू। और 7.4 7.4 क्या होता है फ्रेंड साहब? ये आपके ब्लड यानी खून जो होता है ना, रक्त, रक्त का पीएच मान क्या होता है भाई साहब? आपके 7.4 होता है। 7 क्या होते हैं? न्यूट्रल, जो उदासीन यानी शुद्ध जो जल होता है, शुद्ध जो जल होता है, और न वह अम्लीय है और न ही वह क्षारीय है। यदि 7 या 7 रहेगा तो वह न्यूट्रल यानी उदासीन कहलाएगा, याद रखेंगे। यदि 7 से ऊपर है तो भाई साहब वह क्षारीय कहलाएगा भाई साहब, सॉरी, हाँ सही है। यदि 7 से कम रहेगा तो भाई साहब यह अम्लीय कहलाएगा। इसे आप लोग नोट करेंगे। अब आपको बता भी दिया कि पीएच वैल्यू की खोज सारेंस ने किया था। हम लोग आगे बढ़ेंगे, मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारी जल का अणुभार कितना होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी खोज भाई साहब यूरे ने किया था। किसने भाई साहब? आप बताएंगे सर भारी जल का खोज यूरे ने किया था। नाभिकीय रिएक्टर में भाई साहब इसका उपयोग होता है। कहाँ बताएंगे? आप बताएंगे सर नाभिकीय रिएक्टर में होता है। क्यों होता है? जब नाभिकीय रिएक्टर में अनियंत्रित श्रृंखलाएं शुरू होती हैं तो यह क्या करता है? न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए, यानी उनके गति को क्या कहता है? सोखता है। न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए भारी जल का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है। इसका जो फार्मूला होता है वह होता है D2, क्या होता है? D2O। इसे आप क्या कहेंगे? ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी कहेंगे। याद रखेंगे, ये बहुत ज्यादा पूछा है, हर एग्जाम में आने वाला ये क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप लोग। और इसकी जो क्या पूछा आपका अणुभार, तो भाई साहब ये 18 यानी 18 होता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट, तड़ित चालक बन, हाँ ये तो रोचक बात है। सारे जितने एग्जाम में पूछे जाएंगे क्वेश्चन एक ही सेट में हमने बना दिया है, इससे बाहर कुछ नहीं आएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो बेंजामिन फ्रैंकलिन जो था उसी ने तड़ित चालक का आविष्कार किया था। किसने? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो कह रहा किसके ये जो
त्वरित चालक हैं, ये होते क्या हैं बता रहे हैं भाई साहब। भाई साहब ये होते क्या हैं, आप जब बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाते हैं ना भाई साहब मेरे, बिल्डिंग आप जब बनाते हैं ना, बहुत बड़े बड़े मकान आप जब बनाते हैं ना भाई साहब, तो उनमें क्या होता है, आकाशीय बिजली का क्या होता है, आकाशीय बिजली का डर रहता है, समझ रहे हैं ना। ये आपका घर हो गया, आकाशीय बिजली घर हो, आकाशीय बिजली का डर होता है कि कहीं आपके इस बिल्डिंग या मकान में बिजली ना आ जाए, आकाशीय बिजली, क्योंकि उसकी रफ्तार टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि अगर वह गिरेगा तो आपका घर क्या होगा, सुलझ जाएगा, जल जाएगा, आग लग जाएगी। तो छतों या मकान के ऊपर एक इस प्रकार से ऊंचाई में एक एक खंभे की तरह यानी पिलर की तरह एक ऐसा आप लोग खड़ा किए रहते हैं, ठीक है, इसी को कहते हैं त्वरित चालक। यह क्या करता है, यह आकाशीय बिजली क्या कहता है, यह इसको भगा लेता है, समझ रहे हैं, कहता भाग जाओ तुम। अगर ये आता भी है तो अपने अंदर सोख कर पृथ्वी के अंदर चला जाता है वो, समझ रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, वापस कर देता है, इसको रिटर्न कर देता है, किसको, आकाशीय बिजली को, त्वरित चालक। अब किसके बने होते हैं, इस्पात के बने होते हैं। यदि आपको सेशन अब अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, क्योंकि आपको यहाँ से ज्ञान मिलेगा और आप अपनी मंजिल के करीब हम आपको पहुंचा देंगे। थायरॉक्सिन की अधिकता से कौन सा रोग होता है, ये भाई साहब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको तो आप लोग जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में, मैं इंतजार करूंगा आप लोगों का। अमलगम अनिवार्य रूप से होता है, बहुत सारे बच्चे तो अमलगम के नाम से कन्फ्यूज होते हैं। व्हाट इज अमलगम होता है भाई साहब, अमलगम को क्या कहते हैं, पारा कहते हैं। अब तो आप समझ गए होंगे, पारा जो होता है यह डी ब्लॉक का अंतिम तत्व होता है, याद रखेंगे। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है भाई साहब वो होता है 80 होता है, याद रखेंगे, याद रखेंगे। और सबसे रोचक बात क्या बताएं, यह एक क्या होता है, द्रवीय ठोस धातु होता है, यह द्रवीय ठोस धातु होता है। और इससे भी रोचक बता दें हम आपको बात, रोचक क्या बताएं, अरे भाई साहब यह उष्मा का चालक होता है, उष्मा तो प्रवाह होता है इसमें, उष्मा का चालक, परंतु जानते हैं इसमें बिजली प्रवाह नहीं होता है, यानी बिजली का क्या होता है, विद्युत का क्या होता है, यह कुचालक होता है, क्या होता है, कुचालक होता है। अरे भाई साहब इसका और यूज होता है, जानते हैं इसका उपयोग कहाँ होता है। अब जब हमने बताया उष्मा का चालक होता है तो हम लोग इसको बहुत जगह यूज करते हैं, सर थर्मामीटर नहीं हो गया, बुखार वगैरह हम लोग मापते हैं, तो डॉक्टर साहब जब अब हम लोग जाते हैं बीमार होकर तो डॉक्टर साहब क्या करते हैं, हमारे जीभ के अंदर एक थर्मामीटर डाल देते हैं, तो इससे क्या होता है, जो गर्मी यानी जो ताप होता है शरीर का वह पारा में क्या होता है, पहुंच जाता है, क्योंकि पारा का चालक होता है तो ऊपर नीचे करता है, थर्मामीटर में यूज करते हैं। और भाई साहब इसका उपयोग और होता है मौसम की जानकारी में भी किया जाता है, किसमें, आप कहेंगे बैरोमीटर में भी इसका उपयोग किया जाता है। आप कहेंगे सर बैरोमीटर क्या होता है, भाई साहब बैरोमीटर ही होता है जो मौसम की जानकारी बताता है। बैरोमीटर का ग्राफ अचानक जब नीचे गिर जाता है ना धड़ाम दे, तो आंधी तूफान आने की आशंका होती है, याद रहेंगे। जब ग्राफ धीरे धीरे गिरता है तो बारिश की यानी वर्षा होगी, और जैसे ही मानसून, जैसे ही पारा ऊपर उठना शुरू होता है ना भाई साहब, तो मौसम साफ होने का संकेत होने लगता है। आगे चलते हैं हम लोग, अभी इसमें बहुत जानकारी दे सकते हैं हम आपको। पीसी कल्चर किससे संबंधित है, बागवानी से, मत्स्य पालन से, सब्जियों का उत्पादन, मधुमक्खी पालन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पीसी की बात करेंगे तो ये क्या होगा, मत्स्य पालन से पीसी कल्चर संबंधित है। और मधुमक्खी फ्रेंड्स यह आपके एपी कल्चर से संबंधित है। और हॉर्टिकल्चर से आपकी बागवानी, सब्जी, समझ रहे हैं, अंगूर, संगूर, अंगूर तो हॉर्टिकल्चर है, बागवानी, सब्जी, फल वगैरह क्या होगा आपका यहाँ पर, ये आपका इससे हो जाएगा, ये हॉर्टिकल्चर से हो जाएगा। चलेंगे आगे, चलेंगे हम लोग, मूव करेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट की बात। करा ध्वनि के वेग पर दाब का प्रभाव पड़ता है कि नहीं, भाई साहब अभी मैंने बताया कि ध्वनि के वेग पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है। इस पर मैंने बताया किसका, ध्वनि के वेग पर, ध्वनि का वेग बताया मैंने अभी 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ध्वनि मैंने बताया आपको यह एक अनुदैर्ध्य तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है। और अभी आपको मैंने बताया कि इस पर
दाब का प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ता, दाब का प्रभाव नहीं पड़ता, नहीं पड़ता, परंतु किसका पड़ता है? ताप का पड़ता है, आर्द्रता का पड़ता है। चलेंगे हम लोग आगे चलेंगे, और आज का आखिरी सवाल, क्योंकि ये सेट ही है 30 प्रश्नों का। जल की सतह पर कौन सी तरंगें उत्पन्न होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं होमवर्क दे सकता हूं, लेकिन आप लोग कंफ्यूज होंगे। भाई साहब, जल में, पहली बात, जल में दोनों तरंगें उत्पन्न होती है। कौन? अनुप्रस्थ भी होती है और अनुदैर्ध्य भी होती है। मैं आपको बता रहा हूं कैसे होती है। और बच्चे बहुत बहुत ज्यादा गलती करके आते हैं यदि आपसे सतह पर पूछेगा, सतह पर, क्योंकि जब आप शांत जल में हम लोग कोई पत्थर फेंकते हैं तो इस प्रकार से क्या होता है, ये जल उड़ता है फिर नीचे जाता है। तो ये श्रृंग होता है, ये क्या होता है, गर्त होता है। पता है, ये एक श्रृंग और एक गर्त के मिलने से आवृत्ति का क्या होता है, निर्माण होता है। आवृत्ति फ्रीक्वेंसी स्मॉल एन बराबर क्या होता है, 1/t होता है। तो हमारे कहने का अर्थ यही है कि सतह की बात करेगा तो सतह पर क्या होगा, अनुप्रस्थ तरंग होगा। अगर जल के अंदर भी हलचल होती है, समझ रहे हैं, तो जल के अंदर क्या होता है, अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न होती है। यदि आपको सेशन अच्छा लगा और मेरा पढ़ाने का टेक्निक अच्छा लगा तो आप एक लाइक जरूर करेंगे राम सर के लिए। और आप लोग, यदि आप नए हैं, आप भारतीय सेना को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप आर्मी क्राउन चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े हमारे साथ और अपने ज्ञान में विस्तार प्राप्त करें आप लोग। भाई साहब, आपको जय हिंद।